गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटे आज हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। हम कर रहे हैं यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। उसमें से हमने दो यूज कर लिए, चेकिंग द करेक्टनेस एंड कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर। आज हमारा थर्ड यूज है दैट इज डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। तो हमने फॉर्मूले को कैसे ड्राइव करना है उसके बारे में आज हम सीखेंगे। जब भी आपने कोई फॉर्मूला ड्राइव करना है तो उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें क्या कहता है कि डायमेंशंस ऑफ इक्वेशन ऑन लेफ्ट साइड इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ इक्वेशन ऑन राइट साइड। यानी कि एक इक्वेशन जो डायमेंशनल इक्वेशन है उसके अंदर जो दोनों साइड की डायमेंशंस होती हैं वो इक्वल होती है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो हमने ड्राइव करना है फॉर्मूला तो उसके लिए हमने अप्लाई करना पड़ेगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, बट इसके लिए एक कंडीशन है कि जब भी आपने कोई फॉर्मूला ड्राइव करना है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए फॉर्मूला ड्राइव करना है, तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि वो फिजिकल क्वांटिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है या कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे हम बात करें कि एक फोर्स है, फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी। अब हमें ये पता होना चाहिए, अगर हमने फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव करना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो फोर्स है वो किन किन फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे हम कह सकते हैं कि फोर्स जो है वो मास के ऊपर डिपेंड करता है और फोर्स जो है एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसी तरह हमें पता होना चाहिए जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला हम ड्राइव कर रहे हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि वो फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी अदर फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो यहां पे हमने एक एग्जांपल लिया है, हमें फाइंड करना है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। हमें सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है और जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है दैट डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द बॉब, लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, एक तो मास ऑफ द बॉब, दूसरा लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड थर्ड इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इन तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पे हमने लिख लिया कि जो टाइम पीरियड है दैट डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द बॉब, लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इनके ऊपर हमने पावर्स लगाई है ए बी सी। ए बी सी आर द डायमेंशंस। हमें नहीं पता कि वो मास की कितनी पावर पे डिपेंड करता है, लेंथ की कितनी पावर पे डिपेंड करता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कितनी पावर पे डिपेंड करता है। तो हमने यहाँ पे डायमेंशंस ही फाइंड आउट करनी है, हमने ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर हमें ए बी सी की वैल्यू पता चल जाए तो वी कैन ड्राइव द फॉर्मूला। तो राइट द डायमेंशंस ऑफ एम एल एंड टी ऑन बोथ साइड। दोनों साइड हमने एम एल टी की डायमेंशंस लिख ली। तो इधर हमने देखा टाइम है, इधर ओनली लेफ्ट साइड के ऊपर टाइम है, तो यहां पे सिर्फ टाइम की डायमेंशंस होगी, मास की डायमेंशन 0, लेंथ की डायमेंशन 0। इधर जो है मास भी है, लेंथ भी है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो इधर हम तीनों की डायमेंशंस लिखेंगे। मास की डायमेंशन m होती है m रेज़ टू पावर a, लेंथ की डायमेंशन l होती है l रेज़ टू पावर b, g की डायमेंशंस होती हैं l t-2, तो उसकी पावर हो गई c। अब क्या करेंगे, अगर बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो वही चीज यूज कर ली हमने, m रेज़ टू पावर a सेम लिख लिया, l रेज़ टू पावर b एंड l रेज़ टू पावर c, तो बेस सेम था, पावर को ऐड कर दिया। t रेज़ टू पावर -2c, तो t रेज़ टू पावर -2c लिख लिया यहाँ पे। नाउ अप्लाई कर दिया हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। दोनों साइड पावर्स जो है, दोनों साइड डायमेंशंस जो हैं उनको हमने कंपेयर कर लिया, उनको हमने इक्वेट कर दिया। तो इधर हमने देखा m रेज़ टू पावर कितना है a, इधर m रेज़ टू पावर कितना है 0, तो a की वैल्यू होगी 0। इधर l की पावर कितनी है b प्लस c, इधर l की पावर कितनी है 0, तो b प्लस c की वैल्यू कितनी आ गई 0।
इधर t की पावर कितनी है, t रेज टू पावर -2c, इधर t रेज टू पावर कितना है 1, इसका मतलब -2c इज इक्वल टू 1। ये निकाल लिया हमने m की पावर, l की पावर और t की पावर को कंपेयर कर लिया हमने ऑन बोथ साइड। दोनों साइड कंपेयर करने के बाद हमारे पास ये आ गया a इज इक्वल टू 1, b प्लस c इज इक्वल टू 1, -2c इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू -1/2। c की वैल्यू आ गई -1/2। अब देखो यहां से इसको यूज करना है, b प्लस c कितना है 0, तो इसका मतलब b इज इक्वल टू आ गया -c, पर -c और c की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है -1/2, तो यहाँ पे c की जगह पुट कर दिया -1/2, तो b की वैल्यू आ गई 1/2। a 0 आ गया, b 1/2 आ गया और c आ गया -1/2। दीज वैल्यूज पुट इन इक्वेशन 1। इन सारी वैल्यूज को हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। ये है इक्वेशन 1, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू, तीनों की वैल्यू को पुट कर दिया, तो t इज इक्वल टू आ गया k m रेज टू पावर 0, क्योंकि a की वैल्यू 0 थी, l रेज टू पावर b, b की वैल्यू थी 1/2, g रेज टू पावर c, c की वैल्यू थी -1/2। तीनों वैल्यूज हमने पुट कर दी। पुट करने के बाद हमारे पास क्या आया, t इज इक्वल टू k अंडर द रूट l ओवर g। तो ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। तो जो टाइम पीरियड है दैट डिपेंड्स अपॉन अंडर द रूट लेंथ अपॉन g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट मींस मैं कह सकता हूं कि जो टाइम पीरियड है वो लेंथ की पावर के 1/2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और टाइम जो है g की पावर 1/2 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से हमने टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम के लिए फॉर्मूला ड्राइव कर लिया है। सिमिलरली हमने एक एग्जांपल और लिया है, वी हैव टू फाइंड फॉर्मूला फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स। हमें सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, जिसके अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो मास के ऊपर डिपेंड करता है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा डिपेंड करता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जितनी वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, और थर्ड डिपेंड करता है वो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, जो सर्कुलर पाथ फॉर्म हो रहा है उसके रेडियस पे डिपेंड करता है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया जो फोर्स है दैट डिपेंड्स अपॉन m रेज टू पावर a, v रेज टू पावर b and r रेज टू पावर c, where a, b, c are the dimensions and we have to find the value of a, b and c। अब हमने जैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो एक कांस्टेंट लग गया, f इज इक्वल टू k m रेज टू पावर a, v रेज टू पावर b and r रेज टू पावर c। इक्वेशन नंबर 1 हमें मिल गई है वो। अब हमने क्या किया, दोनों साइड डायमेंशंस लिख ली, एक साइड फोर्स की लिख ली, दूसरी साइड m, v और r की डायमेंशंस लिख ली हमने। तो इधर हमने फोर्स की डायमेंशंस लिख ली, इधर हमने मास की डायमेंशंस m रेज टू पावर a, वेलोसिटी की डायमेंशंस l t minus 1 रेज टू पावर b, r इज द रेडियस, लेंथ की डायमेंशन l रेज टू पावर c। अब यहाँ पे हमने फिर वही फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, जिनका बेस सेम था उनकी पावर्स को ऐड कर दिया। तो यहाँ पे हमने लिख लिया m रेज टू पावर a, l रेज टू पावर b एंड l रेज टू पावर c। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास l रेज टू पावर b प्लस c और t रेज टू पावर माइनस b। अब हमने क्या किया, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई कर दिया, दोनों साइड डायमेंशंस को कंपेयर कर लिया हमने। दोनों साइड डायमेंशंस को कंपेयर किया तो इधर m की पावर कितनी है a, इधर m की पावर कितनी है 1, तो a इज इक्वल टू 1। इधर l की पावर कितनी है b प्लस c, इधर l की पावर कितनी है 1, तो b प्लस c इज इक्वल टू 1। उधर t की पावर कितनी है माइनस b, इधर t की पावर कितनी है -2, तो b माइनस b इज इक्वल टू -2 और b इज इक्वल टू 2। a निकाल लिया हमने, b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, c की वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने यूजिंग द वैल्यू ऑफ b। यहाँ पे हमने b की वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास c आ गया, c की वैल्यू कितनी आ गई -1। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू -1।
पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो ये वैल्यू। जैसे ही हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया तो f इज इक्वल टू k m रेज टू पावर 1 v रेज टू पावर 2 r रेज टू पावर -1। तो इसको ऑन सॉल्विंग जैसे हमने इसको सॉल्व किया वी गेट f इज इक्वल टू k m v स्क्वायर ओवर r। तो ये हमने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ऐसे हम फॉर्मूला जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए अगर आपने फॉर्मूला ड्राइव करना है तो आपको सिर्फ एक चीज पता होना चाहिए कि वो फिजिकल क्वांटिटी किन अदर फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो ऐसे आप फॉर्मूले जो है ड्राइव कर सकते हैं। आपकी बुक में बहुत सारे फॉर्मूले दे रखे हैं जो आपको ड्राइव करने हैं, आप अपनी नोटबुक पे उनको ड्राइव कर सकते हैं और जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपको ड्राइव करना आएगा। उसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है दैट इज लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ये चैप्टर हमने पूरा कर लिया। आज हम इसकी लिमिटेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो फर्स्ट लिमिटेशन की बात करते हैं हम। इट गिव्स नो इंफॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशन लेस कांस्टेंट इन फॉर्मूला। फॉर्मूले के अंदर जो डायमेंशन लेस कांस्टेंट यूज होते हैं, जैसे मैं बात करूं 1 2 3 4, तो उनका यहाँ पे कोई यूज ही नहीं है, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर आपने यहाँ पे लिख दिया 2v तो 2 का यहाँ पे कोई यूज नहीं है। फॉर्मूला सिर्फ किसका लिखा जाएगा? वेलोसिटी का। तो जो डायमेंशन लेस कांस्टेंट होते हैं उनके बारे में डायमेंशनल एनालिसिस हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती। सेकंड लिमिटेशन है इसकी, वी कैन नॉट ड्राइव द फॉर्मूला फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड लॉग फंक्शंस। जो लॉग के फंक्शन होते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, उनके लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है अकॉर्डिंग टू डायमेंशनल एनालिसिस। मैंने लिख दिया v sin थीटा। अब v sin थीटा का फॉर्मूला सिर्फ क्या होगा? lt-1। sin थीटा का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए, लॉग फंक्शंस हो गए, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हो गए, उनके लिए डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर कोई फॉर्मूला नहीं है। थर्ड लिमिटेशन है, इट गिव्स नो इंफॉर्मेशन वेदर फिजिकल क्वांटिटी इज वेक्टर और स्केलर। फॉर्मूले से हमें नहीं पता चलता, जैसे मैंने वो फॉर्मूला लिखा है तो यहां से हमें नहीं पता चलता कि कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है या स्केलर है, या मैं सीधा डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दूं, जैसे मैंने लिख दिया m/l(t-2), तो इससे हमें नहीं पता चलता कि ये वेक्टर है या स्केलर है। तो ये जो डायमेंशनल एनालिसिस है ये हमें ये नहीं बताती कि द गिवन फिजिकल क्वांटिटी इज स्केलर और वेक्टर। इसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती है ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इफ क्वांटिटी डिपेंड मोर देन 3 फैक्टर्स। अगर वो मास, लेंथ और टाइम के बिना किसी और फैक्टर पे डिपेंड करती है देन वी कैन नॉट ड्राइव द फॉर्मूला। हम फॉर्मूला ड्राइव ही नहीं कर सकते। अगर सिर्फ ये बाउंड है ओनली टू द 3 फैक्टर्स, 3 ही फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, या 3 फैक्टर की हेल्प से हम फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। अगर इन 3 फैक्टर के बिना किसी और फैक्टर पे, किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है फॉर्मूला, तो हम उसका फॉर्मूला जो है वो ड्राइव नहीं कर सकते। दिस इज ऑल्सो द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो ये जो चीज हमने की है आज, इसके साथ हमारा जो डायमेंशनल एनालिसिस का चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे, दैट इज एरर्स। एरर्स का चैप्टर है वो, और उन एरर्स को हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो चैप्टर है वो शुरू करेंगे। तो जो आज हमने किया है आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।